Hello everyone, this is Rashima, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Department of School Education, Haryana. Dear students of class 12, today we are going to do second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, from your book Flamingo. So here we go. Learning objectives. इस पोएम को करने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? मेक द स्टूडेंट्स नोटिस हाउ द पोएट पिक्चराइजेस द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. क्रिटिकली एनालाइज द पोएम. मेक द स्टूडेंट्स नोटिस द कंट्रास्टिंग इमेजेस इन द पोएम. मेक देम रीड द पोएम विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड पंक्चुएशन. लर्निंग आउटकम्स. इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए? स्टूडेंट्स वुड रिकॉग्नाइज द पर्पस ऑफ थीम. द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू फेमिलियराइज विद द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड क्लास inequalities. They would be able to build up sympathy with underprivileged children. They would be able to read the poem with proper intonation and punctuation. Now let's have a look at the poet. Sir Stephen Herald Spender was born in the year 1909 in England. Sir Stephen Herald Spender जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो 1909 में इंग्लैंड में पैदा हुए. He was a poet, novelist and an essayist. वो एक poet, novelist और एक essayist थे. His major stream of works is on social injustice, class inequalities and poverty. उनकी जो ज़्यादातर works of literature हैं वो ज़्यादातर social injustice पर, class inequalities और poverty के ऊपर लिखे गए हैं. Now let's have a look at the poem. An elementary school classroom in a slum was part of The God That Failed. ये जो आपकी poem है ये एक book है जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी थी, द गॉड दैट फेल्ड, उसका एक छोटा सा पार्ट है. नाउ दिस पोएम इज अ लिरिकल पोएम. ये एक लिरिकल पोएम है. दिस पोएम इज अबाउट द अनप्लेजेंट लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्लम्स. ये पोएम स्लम्स में रहने वाले पुअर चिल्ड्रन के जिंदगियों के बारे में है. इट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. इस पोएम में हम एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे. एंड लास्टली the significant roles of authorities and high-class people in bridging the gap between the rich and the poor. और फाइनली हम इस पोएम में ये जान पाएंगे कि जो हाई क्लास लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर, what all they can do, ये लोग क्या कर सकते हैं ताकि जो रिच और पुअर का इतना वास्ट गैप है उसको खत्म किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन द पोएम. स्टैंजा 1. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their palate. Now students, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ हम इस पोएम में इन लाइंस में यूज किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि इन लाइंस में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं. जैसे आप हिंदी में काव्य सौंदर्य करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में हमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपकी फर्स्ट लाइन में ही फार फार, दिस वर्ड इज यूज्ड ट्वाइस. तो जब भी कोई वर्ड 2 बार यूज होता है इकट्ठा एक लाइन में, सो देयर इज रेपिटेशन. तो यहाँ पर रेपिटेशन का यूज किया गया है फार फार, विच मीन्स बहुत दूर. तो फार वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए 2 बार फार का यूज किया गया है. सिमिलरली गस्टी वेव्स. नाउ व्हाट आर गस्टी वेव्स? गस्टी वेव्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी. ऐसी सी वेव्स जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है. अब गस्टी वेव्स एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर चिल्ड्रन के फेसेस को बहुत ही ज्यादा डल, लाइफलेस और विदाउट एनी एनर्जी यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि वो जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, दे आर वेरी पुअर, दे आर माल न्यूट्रिशंड, दे आर स्टार्विंग. तो उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है. और फर्स्ट लाइन में पोएट ये कह रहा है कि ये जो स्लम में रहने वाले एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये
उन गस्टी वेव्स से जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे बहुत दूर है, राइट। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलेट। और उन बच्चों के जो बाल हैं वो कैसे हैं, वो रूटलेस वीड्स की तरह है। नाउ हियर is another poetic device, that is simile has been used, because यहाँ पर what is a simile? Simile is a comparison, again a comparison between two things, but simile takes the word like or as. simile भी एक तरह का poetic device है जिसमें कंपैरिजन होता है और उसमें वर्ड्स यूज होते हैं like, such as और as। जैसे हिंदी में हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो इसी तरह से इंग्लिश में सिमिली का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है उसके बारे में बताया गया है कि उसके जो बाल है ना वो रूटलेस वीड्स की तरह है। नाउ व्हाट आर वीड्स? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी फसलों के साथ खरपतवार होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और क्योंकि वो कहीं हमारी फसल के जो मिनरल्स या जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इनटेक ना कर लें तो हम उन वीड्स को, उन अनवांटेड प्लांट्स को अपने खेतों में से काट कर निकाल देते हैं और जब उन्हें फेंक देते हैं तो वैसे वो बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो उस बच्चे के चेहरे के जो बाल हैं, उसके जो बाल हैं वो उसके चेहरे पर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों। तो बेसिकली उसको यूजलेस दिखाया गया है, अनवांटेड दिखाया गया है और अनटाइडी दिखाया गया है। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। अब पेलर का मीन्स क्या है? जो उस बच्चे का चेहरा है वो पीला पड़ गया है। पेलर मीन्स पेल, पीला पड़ जाना। तो उसका बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड की कमी होने की वजह से उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला है। तो उसके जो पीले से चेहरे पर वो जो रूटलेस वीड्स की तरह उसके बाल हैं, अनटाइडी हैं, जो फॉर्म नहीं किए गए हैं, वो उस बच्चे के चेहरे पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर 3 पोएटिक डिवाइसेस हमने देखे, फार फार रेपिटेशन, गस्टी वेव्स मेटाफर एंड लाइक रूटलेस वीड्स इज सिमिले। ओके। द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। अब यहाँ पर एक और लड़की के बारे में पोइट हमें बता रहा है कि बेसिकली उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चों के डिस्क्रिप्शन पोइट हमें दे रहा है यहाँ पर कि बच्चे वहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जो पढ़ने वाले वहाँ बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया है। एक लंबी सी लड़की है लेकिन उसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा वेट की वजह से डाउन हुआ है। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पोइट ने उस लड़की का जो हेड है वो नीचे क्यों झुका हुआ हो। मे बी ड्यू टू द बर्डन ऑफ हर पॉवर्टी, उसकी पॉवर्टी के बर्डन के कारण, उसके स्कूल के काम के कारण, या फिर जो दुनिया में इतने सारे दुख हैं, तकलीफें हैं, उसके बोझ के कारण, उसके बर्डन के कारण भी उस लड़की का जो हेड है दैट इज वेट डाउन, उसने नीचे की तरफ झुकाया हुआ है। फाइन। नाउ नेक्स्ट लाइन इज द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। हियर अगेन पेपर सीमिंग बॉय इज मेटाफर एंड रैट्स आईज इज अगेन अ मेटाफर। यहाँ पर अब एक तीसरे बच्चे के बारे में बताया गया है कि एक लड़का है बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय, मतलब पेपर जैसे बहुत पतला सा होता है, थिन होता है और वाइट होता है, ठीक है। तो वो जो लड़का है बिल्कुल ऐसे पेपर के जैसे पतला सा लड़का है, बिल्कुल स्टार्विंग बॉय है, और उसकी जो आंखें हैं वो रैट्स आईज है, चूहे की तरह उसकी आंखें हैं, क्योंकि जैसे चूहे की तरह उसकी ब्लैक आईज है। और रैट्स आईज आर कंसिडर्ड टू बी ग्रीडी, मतलब चूहे की जो आंखें हैं उनको लालच भरी आंखें माना जाता है। तो वो जो लड़का है वो ऐसे लालच भरी निगाहों से देख रहा है और पेपर की तरह ही वो बिल्कुल थिन है। The stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's blood disease, his lesson from his desk। अब हम इन लाइंस में एक और बच्चे के बारे में जानने वाले हैं, 4th चाइल्ड के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि ये जो बच्चा है इसे अपने पिता से विरासत में ट्विस्टेड बोन्स की एक डिजीज जो है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाली एक डिजीज उसको अपने पिता से विरासत में मिली है और इसीलिए उसे अनलकी हेयर बोला गया है। हेयर मीन्स वंशज होता है।
तो वो अनलकी है, उसे विरासत में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, उसको क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज मिली है उसको अपने पिता से। एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पर वहां पर खड़ा होकर अपनी जो पोएम है उसे रिसाइट कर रहा है, उस अपने लेसन को वो सुना रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. अब पोइट ने एक और 5वें बच्चे के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जो क्लास है वो बहुत ही डिम है, डार्क है, अंधेरा है, और इस क्लास के कॉर्नर में लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है, अननोटेड, जिसे कोई भी नोट नहीं कर रहा, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। ही इज स्वीट एंड यंग, वो प्यारा सा है, छोटा सा है। हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो चमक रही हैं, शायद कोई सपना सा देख रही हैं। और स्क्विरल्स गेम, वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है क्लास में, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी आंखें एक चमक सी उन आंखों में दिखाई दे रही है। शायद वो कोई सपना सा देख रहा है। किसके बारे में देख रहा है, सोच रहा है। खिड़की के बाहर वो देख रहा है, और खिड़की के बाहर उसे क्या दिखाई दे रहा है, शायद एक गिलहरी दिखाई दे रही है, और गिलहरी के साथ वो कोई गेम खेलने के बारे में ड्रीम कर रहा है। इन द ट्री रूम अदर देन दिस, और वो इस क्लास रूम में नहीं है, वो बाहर देख रहा है कि पेड़ में किस तरह से, ट्री हाउसेस में वहां पर जो गिलहरी है या बर्ड्स है उनके बारे में वो सोच रहा है। तो उसका जो मन है वो अंदर की बोरिंग क्लास में नहीं लग रहा है। ही इज नॉट हैप्पी इन द क्लास, वो क्लास के बाहर जो स्क्विरल्स हैं, ट्री हाउसेस हैं, उनके बारे में कुछ ड्रीम कर रहा है, वो डे ड्रीम कर रहा है और क्लास के बाहर की तरफ देख रहा है। Stanza 2. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. Stanza 1 में हमें पोइट ने अलग अलग बच्चों के बारे में डिस्क्राइब किया है, और Stanza 2 में पोइट हमें उस क्लासरूम की कंडीशन के बारे में बताने वाला है। तो सबसे पहले पोइट हमें ये बताते हैं कि जो उस क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो क्रीम कलर की वॉल्स हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत टाइम से उन पर पेंट नहीं हुआ है। सार क्रीम का मतलब यहाँ पर जो क्रीम है जो बहुत पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है। सार मीन्स खट्टा, तो जब जो मलाई है वो पुरानी हो जाती है, खट्टी हो जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से वो जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है उसकी जो वॉल्स हैं बहुत समय से उन पर पेंट नहीं हुआ है, वो बहुत डर्टी हो चुकी हैं, तो इसीलिए जो उनका कलर है वो क्रीमिश सा कलर हो चुका है, ऑफ वाइट कलर हो चुका है। और उन वॉल्स के ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जो शायद किसी ने डोनेट किए हैं, दान किए हैं। और सबसे पहला जो पोस्टर पोएट हमें जिसके बारे में बता रहा है वो है शेक्सपियर। नाउ हु इज शेक्सपियर? शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर एक पोएट, एसेइस्ट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट। शेक्सपियर के बारे में अगर हम सोचें तो शेक्सपियर ने हमेशा सिविलाइज्ड लोगों के बारे में और हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के बारे में लिखा है, और उसका पोस्टर यहाँ पर लगा होना ये दिखाता है कि किस तरह से ये जो स्लम के बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाया और दिखाया क्या जा रहा है, हाई क्लास लोगों के बारे में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट के थ्रू पोएट हमें डिस्क्राइब करने वाले हैं कि शायद शेक्सपियर की इमेज यहाँ पर होना बिल्कुल यूजलेस सी है। क्लाउडलेस एट डॉन, शेक्सपियर का जो हेड है, क्योंकि वो बाल्ड हैं, गंजे हैं, तो उनका जो सर देखकर ऐसे लग रहा है शायद वो राइजिंग सन है। तो यहाँ पर शेक्सपियर का जो हेड है वो नॉलेज का, लाइट का, ब्राइटनेस का सिंबल है, जबकि उन बच्चों की जो लाइफ है वो बिल्कुल डल है और डार्क है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन के थ्रू पोएट ने हमें उन बच्चों के बारे में फिर से एक्सप्लेन किया है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और यहाँ पर सनराइज के बारे में बात की गई है कि जो सन है वो सिटीज में किस तरह से, जहाँ पर डोम्स बने हुए हैं, डोम्स मीन्स जैसे गुंबद होते हैं मंदिर का, मस्जिद का, या और भी जो सारी बिल्डिंग्स हैं,
उनके ऊपर जब सनराइज होता है, डॉन मीन्स सनराइज, तो जब सिटीज में सनराइज होता है तो वो किस तरह से दिखाई देता है, वो शेक्सपियर के हेड जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर का हेड और सनराइज जो है वो सिंबल ऑफ कल्चर, एजुकेशन और इंटेलिजेंस है कि पूरी दुनिया में कल्चर्ड लोग किस तरह के हैं। बेल्ड फ्लारी फ्रायोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। और जो नेक्स्ट पोस्टर है वो है ट्रायलीज वैली का, विच इज फुल ऑफ चर्चेस एंड फ्लावर्स। ट्रायलीज वैली जो है वो ऑस्ट्रिया कंट्री में है एंड उसके साथ साथ वहां पर और वैली में चर्चेस हैं और उन चर्चेस में बेल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो बेल्स हैं वो चर्चेस की बेल्स हैं और साथ में वहां पर फ्लावर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ट्रायलीज वैलीज और चर्चेस, बेल्स एंड फ्लावर्स, ये ब्यूटी को सिंबलाइज करते हैं, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर को सिंबलाइज करते हैं। और दूसरी तरफ जो स्लम के बच्चे हैं और उनके जो घर हैं, दे आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ पर फिर से एक कंपैरिजन जो है वो पोइट हमें दे रहे हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड। इन लाइन्स में पोइट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पीपल लाइक हिटलर एंड ऑल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मर्जी से सारी जगहों को कॉन्क्वर कर लिया और एक दूसरे को खुद को ही अवॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अपनी दुनिया खुद के लिए ही वो उन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस दुनिया को खुद को ही अवॉर्ड कर दिया है और ओपन हैंडेड मैप अपनी मर्जी से मैप्स बना दिए हैं। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. अब ये जो पोस्टर्स हैं ये उन बच्चों के स्कूल की क्लासरूम्स में लगा तो दिए गए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का उन बच्चों के लिए कोई मीनिंग नहीं है, ना ही इस वर्ड मैप का, ना ही ट्रायलीज वैलीज का, ना ही सनराइज का और ना ही शेक्सपियर की फोटो का, क्योंकि वो सारी चीज़ों का इन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है। उन बच्चों की दुनिया तो इन खिड़कियों के बाहर है, इस क्लासरूम की खिड़कियों के बाहर जो स्लम्स हैं वो ही उनकी असली दुनिया है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है और उनका जो फ्यूचर है वो दैट इज पेंटेड विद फॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा, धुंध। जब धुंध होती है तो सब कुछ अंधकार सा हो जाता है और कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है दैट इज पेंटेड विद फॉग। इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधकारमय है, कोहरे से भरा हुआ है, धुंधला सा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई। आगे पोएट हमें ये कहते हैं कि उनकी जो असली दुनिया है वो वर्ड का मैप नहीं है, वो सुंदर सी वैलीज नहीं है, चर्चेस नहीं है। उनकी तो असली दुनिया एक नैरो स्ट्रीट, नैरो मीन्स तंग सी गली है और उसके बाद उसके ऊपर जो आसमान भी है वो भी नीला नहीं है, सफ़ेद नहीं है, ब्राइट नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ लेड स्काई। नाउ लेड क्या होता है? आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है दैट इज अ काइंड ऑफ मेटल जो बिल्कुल डार्क होता है, ब्लैक होता है। तो जो उनका फ्यूचर है उन बच्चों का वो भी उस लेड की तरह बिल्कुल ब्लैक है। तो यहाँ पर कोई ये कहना चाहते हैं कि ये जो पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ये दुनिया जो उनको दिखाई गई है ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। उनकी दुनिया तो धुंध से भरी, अंधकार से भरी और तंग गलियों में ही रह गई है। इन खिड़कियों के बाहर जो स्लम एरियाज हैं वो ही उनकी दुनिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। इन लाइंस में पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि इन बच्चों का फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस इनकी लाइफ में हैं। ये बाहर जाकर दूर नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो इनको अपनी लाइफ इन्हीं तंग गलियों में, इन्हीं स्लम्स में ही गुजारनी पड़ती है। इनके पास फ्यूचर ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। ये जो सुंदर नदियां हैं उनसे बहुत दूर हैं। केप्स क्या होते हैं? समुद्र के बीच में एक एनहांस्ड, एक
लैंड होती है जो वहां पर इस तरह से एक क्लिफ की तरह रेज्ड होती है, उसको केप्स कहते हैं। जैसे आपने केप टाउन के बारे में सुना होगा, तो एक लैंडफॉर्म, रेज्ड लैंडफॉर्म होता है पानी के बीच में, उसे केप कहा जाता है। एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जिस तरह से डार्क स्काई में स्टार्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं, चमकते हैं, तो लेकिन इन बच्चों की लाइफ में कोई भी ब्राइटनेस नहीं है और वो उन ब्राइट स्टार्स से भी बहुत ज्यादा दूर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. इन लाइन्स में पोइट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो शेक्सपियर का पोस्टर है, शेक्सपियर की जो राइटिंग्स हैं, शेक्सपियर के जो फेमस लिटरेचर है, वो इन बच्चों के लिए एक्सट्रीमली यूजलेस है। शेक्सपियर का एग्जाम्पल शायद हमें देना ही नहीं चाहिए उन बच्चों को। शेक्सपियर तो उनके लिए बहुत विकेड है, बैड है, बुरा है। और यहाँ तक कि जो वर्ड का मैप है, जो दुनिया हम उन्हें दिखा रहे हैं, ब्यूटीफुल नेचर, लैंडस्केप्स, वैलीज एंड चर्चेज एंड सनराइज, वो सारे भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो शिप्स हम उन्हें दिखा रहे हैं, या यहाँ तक कि सन और लव, ये सारी चीजें भी उन बच्चों के लिए यूजलेस है। क्योंकि अगर वो बच्चे इन सब चीजों को पाने के बारे में सोचेंगे तो वो सही तरीके से इन चीजों को पा नहीं सकते, और इन सब चीजों को पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्टील करना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें दिखाकर हम उनके मन में सिर्फ एक जो चाह, जो एक डिजायर डेवलप कर रहे हैं, जो टेम्पटेशन हम उन बच्चों को दे रहे हैं, वो टेम्पटेशन अल्टीमेटली उनको थीव्स, उनको क्रिमिनल्स बना देती है। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. यहाँ तक कि जो लाइफ भी है वो उनके साथ बड़ी चालाकी खेलती है। स्लाइली मीन्स चालाकी, ट्रिकीली। क्रैम्प्ड होल्स मीन्स चूहों के जो बिल होते हैं, तो जो उनकी जिंदगी है वो उन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में बंद होकर रह जाती है। वो उन बिलों में ही हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। पहले तो एक अंधकार में जीवन होता है उनका, फॉगी, धुंधला सा, और उसके बाद जो उनकी डेथ भी होती है वो उन एंडलेस नाइट में, कभी ना खत्म होने वाली उस रात में उनकी जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. In their slag heap, slag means weak, heap means pile. उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उन बच्चों की बॉडी। यहाँ तक कि जो उनकी बोन्स हैं, राइट, उनकी जो बोन्स हैं वो स्किन में से पीप कर रही हैं। पीप मीन्स झांकना। उनकी हड्डियाँ जो हैं वो स्किन के बाहर तक भी नज़र आ रही हैं। इतनी पतली उनकी स्किन है, यानी कि बिल्कुल भी मसल्स नहीं हैं। उनकी अनहेल्दी बॉडी है, दे आर स्टार्विंग, वो भूख से मर रहे हैं। तो जो उनकी हड्डियां हैं वो बाहर की तरफ झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। स्पेक्स जो उन बच्चों ने पहने हुए हैं वो स्टील के बने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास। मेंडेड मीन्स रिपेयर किए, जिन्हें बहुत बार शायद ठीक कराया जा चुका है। वो चश्मे, वो जो स्पेक्टिकल्स हैं, उनकी आईज पर ऐसे लग रहे हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यहाँ पर एक सिमिली का यूज किया गया है कि जैसे कि अगर सपोज पत्थरों पर कोई कांच का जो टुकड़ा है वो तोड़ दिया जाए और वो जो टुकड़े टुकड़े हैं कांच के वो पत्थरों पर दिखाई देते हैं, तो इस तरह से उनकी जो आईज पर वो मेंडेड ग्लास का चश्मा है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, मानो पत्थरों पर टूटे हुए कांच बिखरे पड़े हैं। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. उन बच्चों का सारा टाइम और सारी जगह बस वो ही फॉगी स्लम है, वो धुंध से भरे स्लम एरियाज हैं। तो इन मैप्स पर तुम स्पॉट कर दो, मार्क लगा दो। ब्लॉट का मतलब होता है जैसे शाही का धब्बा होता है, तो इनके ऊपर तुम धब्बे लगा दो। ये जो मैप्स तुम दिखा रहे हो ना इतने सुंदर, इन मैप्स पर तुम सिर्फ स्लम्स के धब्बे लगा दो
और इतने बड़े बड़े वो धब्बे लगा दो जितने बड़े डूम होता है। डूम क्या होता है? एक बहुत बड़ा डिजास्टर, यानी एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इतने बड़े धब्बे लगा दो उन स्लम्स के, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जो उनकी दुनिया है वो स्लम्स है। तो ये सारे जो मैप्स को तो उनके स्लम्स के धब्बों से पूरी तरह से कवर कर दो। नाउ स्टेंजा 4, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब पोइट इन लाइन्स में गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, रिच पीपल, पॉलिसी मेकर, इन सभी बड़े लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक कि ये सब लोग कोशिश ना करें, इन बच्चों की जो जिंदगियां हैं उनकी जो इन विंडोज से बाहर जो स्लम एरियाज हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को कैटाकॉम्स की तरह बंद कर रखा है। यहाँ पर फिर से सिमिली का यूज किया गया है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो लाइक वर्ड का यूज होने के कारण यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। उन बच्चों की जो रूम्स हैं, जो स्लम्स हैं, उनको कैटाकॉम्स से कंपेयर किया गया है। व्हाट आर कैटाकॉम्स? कैटाकॉम्स आर अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो जमीन के नीचे तहखानों की तरह जो ग्रेव्स बनाई जाती हैं, कब्रें बनाई जाती हैं। कई कंट्रीज में इस तरह की ग्रेव्स बनाई जाती हैं जो जमीन के नीचे बिल्कुल अंडरग्राउंड में जाकर कब्रों को खोदा जाता है, तो बहुत ही नीचे वो कब्रें होती हैं। तो इन बच्चों की जो स्लम्स हैं, इनकी जो जिंदगियां हैं, वो भी इन कैटाकॉम्स में कैद होकर रह गई हैं। तो जब तक कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स और रिच पीपल कोशिश ना करें, तब तक इन बच्चों को इन खिड़कियों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ब्रेक और ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स। पोइट फिर से उन लोगों से ये अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों की ये जो खिड़कियां हैं जिन्होंने उन्हें उन बंद दरवाजों के पीछे कैद कर रखा है कैटाकॉम्स में, उनको तोड़ दो। तब तक तोड़ दो जब तक कि वो उस जगह से बाहर ना निकल आए, और उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत दिखाओ, हरे खेतों की तरफ, वो बाहर प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ब्यूटी की तरफ, नेचर की तरफ बाहर आए। एंड मेक देयर वर्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, सैंड्स, गोल्ड सैंड्स मीन, वैसे तो डेजर्ट के बारे में यहाँ बात की गई है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंपैरिजन किया गया है कि उनको भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिले। रन एज़ोर मीन्स, एज़ोर इज ब्लू, ब्लू स्काई, उनको भी वो ब्लू स्काई मिले, उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिले, खुला आसमान मिले, हरे खेत मिले, और ये सारी चीजें उन्हें मिले और वो भी इनमें अपनी दुनिया बना सके। And let their tongues run naked into the books, the white and green leaves open, history theirs, whose language is the sun। और फिर पोएट ये कह रहा है कि तोड़ दो उनकी वो सारी की सारी सलाखों से, उन्हें बाहर लेकर आओ और उन्हें भी ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो भी बच्चे जो हैं वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट मीन्स वाइट पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ग्रीन लीव्स मीन्स द फील्ड्स, द ग्रीनरी, और वो बच्चे भी उन बुक्स को पढ़ सकें और उन खुले खेतों में घूम सकें, क्योंकि हिस्ट्री तो उन्हीं की है जिनकी लैंग्वेज सन है। मीन्स हमने बड़ी फेमस प्रोवर्ब हम सुनते हैं, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो हुज लैंग्वेज इज सन, यहाँ पर ये कंपैरिजन, यहाँ पर फिर से एक मेटाफर यूज किया गया है। तो उन बच्चों की जिंदगी भी सूरज की तरह, उगते सूरज की तरह बने, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी से सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है या क्लास इनइक्वालिटीज हैं, पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो सब चीज़ें हैं ये तभी ख़त्म हो सकती हैं जब रिच लोग जो हैं वो ये कोशिश करें कि वो इतने सेल्फिश ना हो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, वो सोसाइटी को ऊपर उठाने की भी कोशिश करें। सो दिस वाज द पोइम, और आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आई होगी। So this was the poem, An Elementary School Classroom in a Slum,
बाय स्टीफन स्पेंडर। और पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुली कंट्रास्टिंग इमेजेस का यूज़ करते हुए स्लम चिल्ड्रन के बारे में हमें डिस्क्राइब किया है। सोशल इनजस्टिस, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्लास इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी के बारे में हमें इन लाइंस में हमें बताया है। और साथ में सोसाइटी के रिच और हाई क्लास पीपल से ये रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बहुत सेल्फिश नहीं होना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए और किस तरह से जो पुअर हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए और सोसाइटी को अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिटन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोएम किसने लिखी है? ए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी. विलियम वर्ड्सवर्थ, सी. कमला दास और डी. स्टीफन स्पेंडर। एंड द राइट आंसर इज yes, it's D. Stephen Spender. Next, what theme did the poet concentrate on in the poem? Poem में poet ने किस theme पर concentrate किया है? A. Themes of social injustice and class inequalities. B. Theme of children and their happiness. C. Themes of insecurities. Or D. None. And the right answer is A. Themes of social injustice and class inequalities. Next question is, what does the poem describe? Poem किसके बारे में हमें बताती है? A. A classroom in a slum area. B. Social setup of India. C. Different mindsets. Or D. Beauty of the surroundings. And the right answer is a classroom in a slum area. Next question is, what does the poet compare in the poem? Poem में poet किस चीज का comparison करते हैं? A. The young and the old. B. Generation gaps. C. Old age and childhood. Or D. Rich and the poor children. And the right answer is D. Rich and poor children. Next question is, what does the poet compare the color of walls with? Poet walls के color का किससे comparison करते हैं? A. Rotten fruits. B. Stale chapatis. C. Rotten vegetables. Or D. Sour cream. And the answer is D. Sour cream. Next question is, what does paper seeming boy mean? पेपर सीमिंग बॉय से क्या मतलब है? A. Had a paper in his hand. B. Was as thin as a sheet of paper. C. Was white in color like a sheet of paper. Or D. All of these. And the right answer is B. Was as thin as a sheet of paper. Next question is, what is the tree room in the poem? Poem में tree room क्या है? A. A tree shaped room. B. A room on a tree where squirrels play. C. A room on a tree where rats play. Or D. A room on a tree where pigeons play. And the right answer is B. A room on a tree where squirrels play. Next question is, why is the head of the tall girl weighed down? उस लंबी लड़की का सिर नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ था? A. By the burden of studies. B. By the burden of work. C. By the burden of her word. Or D. All of these. And the answer is all of these. उस लड़की का सिर स्टडीज से, वर्क से और दुनिया के बोझ से झुका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? पोएट उन स्लम्स के चिल्ड्रन के लिए क्या विश करता है? A. He wishes them
to be happy and healthy. B. He wishes a good change for them. C. He wants them to enjoy the bounties of nature. Or D. All of these. And the answer is all of these. Next question is, how can powerful people help the poor children? Powerful people किस तरह से poor children की help कर सकते हैं? A. By fighting with the government. B. By fighting with the powerful. C. By bridging gaps of inequalities and injustice. Or D. By fighting with the rich. And the answer is C. By bridging gaps of inequalities and injustice. So this was all about an elementary school classroom in a slum. I hope ये poem, इसकी explanation, इसमें यूज किए गए poetic devices और इसके multiple choice questions आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.